नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। साइंस की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर यांत्रिकी मैकेनिक्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? इसका ऑप्शन आप लोग गेस करेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी, जड़ता का नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़ता का नियम। बिकॉज इसके अनुसार प्रत्येक पिंड जब तक अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है, तब तक कोई उस पर बाह्य बल अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश न किया जा। तो क्या है ऑप्शन इसका? ऑप्शन बी, जड़ता का नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम। प्रश्न 2 को देखते हैं हम लोग दोस्तों। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। प्रश्न 2, ऑप्शन गेस करेंगे आप लोग। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। क्या है दोस्तों साधारण यंत्र का? ऑप्शन बी, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं। प्रश्न 3 को देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। इसका ऑप्शन आप लोग गेस करेंगे दोस्तों। प्रश्न 3, ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन ए, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? व्यक्ति की गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। इसका क्या है सिस्टम? 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम, क्या है दोस्तों? ये ग्राम वजन होती है। 1 लीटर वायु कितनी होती है? 1.2 ग्राम। अतः यदि कोई व्यक्ति 1 लीटर सांस या 1 लीटर जो वायु है अंदर खींच ले तो उसका वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? इसका ऑप्शन अपकेंद्रण। क्या है दोस्तों? अपकेंद्रण। कुछ इसका फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में केंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, अर्थात जो केंद्र है, केंद्र के बाहर की तरफ होती है। जैसे यदि आपको कपड़ा साफ करना है, कपड़ा साफ करने की जो मशीन है, या तो दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस पर सिद्धांत काम करती है? अब केंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इससे पहले हम लोग क्या देखे थे दोस्तों? एक फार्मूला पढ़े थे जिसमें व या तो ब आ जाए तो क्या रहेगी? सदिश राशि रहेगी। तो विस्थापन व आ गया, बल व आ गया, वेग व आ गया, तो ये क्या है? सभी सदिश राशि हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि सदिश राशि नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आयतन। अब देखिए, बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। ये सब वो वाली सदिश राशियाँ। कुछ अपवाद में 1-2 हैं, उसको हम लोग आगे देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों हम लोग। प्रश्न 9 को देखते हैं। पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। ऑप्शन गेस करेंगे आप लोग।
मोमेंटम और वेग के अनुपात में क्या है? द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों? संवेग बराबर आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणते वेग, द्रव्यमान गुणते वेग होता है। और द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे वेग गुणा कर रहा है तो इस भाग कर देगा, तो क्या हो जाएगा आपका? संवेग, संवेग बटे के वेग, संवेग बटे के वेग। ये फार्मूला आप लोग नोट्स बना लेंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। प्रश्न 10 ऑप्शन गेस करेंगे आप लोग। ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का। तो द्रव्यमान F बल, बल बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं? एम में तो F बल, बल बराबर क्या हो गया आपका? द्रव्यमान गुणे क्या हो गया? त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण हो गया। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 11, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप क्या होगी? आइए इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है दोस्तों? भुजा घन। क्या होता है? भुजा घन। तो जहाँ भुजा क्या है और ये हो गया आपका, घन का पृष्ठ क्या होता है? घन का पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो क्या पूछ रहा है? किसी घन के आयतन और पृष्ठ को निरूपित करने वाली भुजाएं संख्याएं समान हो। कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो हमने एक ले लिया है। क्या ले लिया है? एक ले लिया है। तो 6 गुणे 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 इसके स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 6 गुणे 1 इक्वल टू 6, 6। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 6 हो जाएगा। आप लोग समझ लीजिएगा इसको और नोट्स बना लीजिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे दोस्तों। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, प्रश्न 12 को देखते हैं। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता, परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। तो प्रश्न 12 ऑप्शन डी, न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। MPPCS 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 13, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? केवल गतिज, केवल गतिज होती है। बहती हुई हवा, वायन में केवल क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को अन्य रूप में वैद्युत क्या है? विद्युत या तो यांत्रिक ऊर्जा भी परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत या तो फिर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न 14 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? प्रश्न 14, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। आप लोग इसका आंसर गेस करेंगे दोस्तों। वायुपिंड, अभी हम लोग क्या पढ़े थे? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार क्या बनाए जगहों पर दोस्तों? चक्कियाँ बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? पवन चक्कियाँ। हवादार जगहों पर पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है। UDA LDA प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे यात्री सिर
पीछे की ओर झुक जाता है। मतलब शरीर जो नीचे वाला पार्ट है वो आगे की तरफ जाता है और कमर से ऊपर वाला पार्ट जो है कि पीछे की तरफ झुक जाता है। तो किस नियम में काम करेगा ये? किस नियम पे काम करेगा? स्थिरता का जड़त्व, क्योंकि आपकी बॉडी आधी स्थिर है आधी चल रही होती है, आधी स्थिर है या तो आधी चल रही होती है। जैसे ट्रेन स्टार्ट होगी वैसे स्थिर बॉडी स्थिर ही रहेगी और ऊपर वाला भाग तेज़ी से पीछे, नीचे वाला भाग आगे की तरफ बढ़ जाएगा और ऊपर वाला भाग क्या होगा? पीछे की तरफ झुक जाएगा। यात्री ट्रेन के एकाएक चलने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में होता है वो साथ साथ चलने लगता है, परंतु जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो स्थिरता जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है, तो इसलिए पीछे की तरफ से झुक जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। कथन ये है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ कम्प्लीटली फ्रैक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। ये कथन हो गया। कारण क्या है? यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग यच परिवर्तित नहीं हो सकता। तो क्या है इसका मतलब? पहले इसका हम लोग आंसर को गेस कर लेंगे। तो क्या है ये दोनों सही है, ये दोनों सही है और ये स्पष्टीकरण भी करता है। जैसे घर्षणहीन क्या है? एक मिनट, दोनों सही है और स्पष्टीकरण ये नहीं कर पाता, सही स्पष्टीकरण नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। घर्षण आवश्यक है, वहाँ पे घर्षण है ही नहीं, तो कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपनों को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। और कारण क्या में दिया है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है, जो पूर्णतः सत्य है, जो पूर्ण सत्य है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 17, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? प्रश्न 17, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह क्या होती है? खुरदरी होती है, उसकी सतह खुरदरी होती है, तो इस पे चलने में हमें आसानी होती है। और बर्फ़ पे कोई खुरदरापन नहीं होता है, तो घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है पृथ्वी पर चलने पर, और उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे की तरफ ढकेल सकते हैं, और ये न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 18, MPPCS में 2013 में पूछा गया है। निष्कर्ष बताना है। भरी हुई गाड़ी कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो निष्कर्ष क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका हम लोग। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसी श्रृंखला में हम लोग अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।